बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबर, इत्तलात और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जनाब जायज़ा। आज है 14 सितंबर और इतवार का दिन। पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल बहुत ही अबतर और ख़ास तौर पे पंजाब में जी हालात वाक़यात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि पंजाब में इस वक्त फ्लड आया हुआ है, सैलाब है। सैलाब तो आ ही जाता है और सैलाब अक्सर आता रहता है, लेकिन मामला है कि उसके बाद उससे पहले हुकूमत की क्या तैयारियां थीं और उसके बाद हुकूमत ने रेस्क्यू क्या क्या किया, लोगों की मदद कैसे की। असल सवाल ये है। तो जैसे जैसे पानी आगे बढ़ रहा है और ये पहला सैलाब है कि जो कई हफ्तों पर मुहित है, लेकिन हमें कई हफ्तों से हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और ये सैलाब कश्मीर में भी आया, गिलगित बल्तिस्तान में भी आया, खैबर पख्तूनख्वा में भी आया और वहाँ पे भी तबाहकारियाँ की, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा तबाही नहीं हुई। नंबर 1। नंबर 2 ये कि वहाँ की हुकूमतों ने भी कुछ ना कुछ वहाँ पे किया और जिसकी वजह से वहाँ पे वो असरात मुरतब नहीं हुए जो हमें पंजाब में नज़र आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पंजाब में ये होता यही है कि सबसे पहले ये कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इन इलाकों में पहले आता है और उसके बाद ये बारिशों का सिलसिला शुरू होता है और ये मखसूस मौसम है, मखसूस महीना है। इसी महीने ये तबाही आनी होती है और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सावन भादों का महीना जो है, सितंबर का महीना, अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में तैयारी करनी होती है और तमाम हिफाजती इंतज़ामात करने होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अलार्म वार्न होता रहा, खबरदार किया जाता रहा, लेकिन ये भी मालूम था इस बार कि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको मार पड़ी थी और उसने पानी पहले रोक के बदला लिया और उसके बाद पानी छोड़ के अब उसने पाकिस्तान से बदला लेना था। पाक उधर भी पंजाब मशरक़ी जो पंजाब है, जो भारत वाली साइड का पंजाब है, वहाँ पे भी तबाहियाँ हैं, तबाहकारियाँ हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो पंजाब है जी, हमारा जो पंजाब है, वहाँ पे बाकायदा तौर पे ये सिलसिला शुरू होता है पाक भारत सरहद से और अलीपुर, जलालपुर पीरवारा, भावल नगर, पाकपतन, इन सारे इलाकों को और शुजाबाद, इन सारे इलाकों में तबाही फैलाता हुआ जा रहा है। लेकिन जो सबसे अलमनाक है वो ये है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और मरीम साहबा जो हैं वज़ीर आला, जिनको फॉर्म 47 जाली फॉर्म 47 दे के जिनको वज़ीर आला बनाया गया, वो क्या कर रही हैं? वो सिवाय इसके कि उन्होंने अपनी तस्वीरी नुमाइश के अलावा और कुछ नहीं किया और हर जगह पे उन्होंने तकरीबन तमाम के तमाम जो हेल्थ सेंटर्स थे पंजाब के, उनका नाम तब्दील कर दिया, स्कूलों का नाम तब्दील कर दिया, हर जगह अपनी तस्वीरें लगवा दी। बहुत अच्छी बात है, चलें ये शौक पूरा कर लिया। लेकिन जब वही हेल्थ सेंटर्स और वही अवाम के जो इदारे थे, पाकिस्तान को हुकूमत के इदारे थे, जब वो डूब रहे थे, अवाम डूब रहे थे, वहाँ पे हमें मरियम साहिबा नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई और अब वो दबक कर बैठी हैं जी अपने घर में और वहाँ से निकलने की पोजीशन में भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि किसानों को तो उन्होंने पहले ही तबाह कर दिया था और अब वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो आ जाएँ, बाहर आएँ और अवाम में जाएँ। उनके वज़ीर नहीं निकल रहे। ये सिर्फ़ मरियम साहिबा नहीं, उनके सारी की सारी काबीना है, वो किधर है? तमाम वज़ीर किधर हैं? मुशीर किधर हैं? एमपीएस किधर हैं? एमएनएस किधर हैं? जिनको जाली फॉर्म 47 दिया गया घरों से बुलाकर, उठाकर कि जनाब आएँ, आप जाके असेंबलियों में मौजें करें। मेरे और आपके पैसे हैं, अवाम के पैसे हैं, अवाम के पैसों से वो पल रहे हैं। एमपीएस, एमएनएस, वज़ीर, मुशीर, वज़ीर आला, गवर्नर्स, जिनको जाली फॉर्म 47 दिया गया था और जो इलेक्शन हारे हुए थे, जिनका हक नहीं बनता था, बिल्कुल ऐसे ही ये हारे हुए फेल तालिब इल्मों को आप डिग्रियां दे के कहें कि जनाब जो पास हुए हैं उनको तो बाहर रखते हैं, ये जो फेल तालिब इल्म हैं इनको आप डिग्रियां दें, उनको आप नौकरियां दें और उनको आप तनख्वाहें दें, उनको आप गाड़ियां दें और हारे हुए
फेल, जो इम्तिहान में नाकाम हुए उम्मीदवारों को आपने अफसर बना दिया, एमपीए बना दिया, एमएनए बना दिया, सेनेटर बना दिया, गवर्नर बना दिया, वजीर आला बना दिया, वजीर आजम बना दिया, और सब कुछ बना के आप एक साइड पे हो गए। और उन्होंने कहा कि ये लें, नाअहल, निकम्मे और निखट्टू और करप्ट लोगों को आपने जाली फॉर्म 47 दे के मुल्क को कौम पे मुसल्लत कर दिया। और उसके बाद अब ये उसका हाल हम देख रहे हैं कि हमारे सामने है। और हर शहर, ये सिर्फ जलालपुर आपका नुमायां हो रहा है, अलीपुर नुमायां हो रहा है, शुजाबाद नुमायां हो रहा है, बाकी इलाकों का कोई नाम ही नहीं ले रहा। जबकि ये सिलसिला शुरू होता है जी पाकपतन और आपके उकाड़ा से, मंशनाबाद, चिश्तियां, आगे बढ़ते जाएं हासिलपुर, उसके बाद बहावलपुर, आगे फिर मुल्तान शुरू हो जाता है। और उसके इलाके पूरी की पूरी पट्टी है दरिया सतलुज, दरिया चनाब के, वो पूरे के पूरे जो दरियाई बेल्ट है वो सारी की सारी मुतासर हो चुकी है। ये सिर्फ अलीपुर और जलालपुर और शुजाबाद नहीं, बेशुमार इलाके ऐसे हैं जहाँ पे और ये सब कुछ हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है और कोई फैसला करने वाला नहीं था। असल मसला ये है कि सैलाब आते हैं, हमने हर साल देखा है, मेरा भी उन्हीं इलाकों से ताल्लुक है। हर साल सैलाब आते हैं, 2 साल बाद, 4 साल बाद, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन बाकायदा तौर पे उससे पहले पहले इंतजामात किए जाते हैं और पता होता है कि ये पॉइंट्स हैं जहाँ से पानी ऊपर जाएगा, जहाँ से निकलना है, जहाँ ज्यादा तबाही है, जहाँ पे ज्यादा नुकसान है, उसके अकॉर्डिंगली आप ही गुजरगाहें बनाते हैं, आप बंद बनाते हैं, आप उन पानियों को छोड़ने के लिए ऐसे इलाकों का इंतखाब करते हैं जहाँ पे कम से कम नुकसान हो, खाली जमीनें पड़ी हों या कम आबादी वाले इलाकों में पानी छोड़ा जाता है। लेकिन इस बार तो कोई पूछने वाला ही नहीं था, कोई मंसूबा बंदी ही नहीं, जिसकी वजह से असल प्रॉब्लम ये है कि बारिश का आना उसका तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। बारिश ने आ गई, लेकिन बारिश आने से पहले बताया जाता है कि इस शिद्दत की बारिश आ रही है और बताया जाता है ये कोई जलजला नहीं था कि अचानक आ गया और पता नहीं चला, ये सैलाब था। और इंडिया आपको बता रहा है और आपको ये पहले से पता था कि उसने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है। ये असल है कि आप कहाँ थे, आपकी हुकूमत कहाँ है। तो इसलिए ये जितनी भी अब ये लाइबिलिटी बन चुकी है। और हमने क्या किया, मरियम साहबा ने क्या किया, मरियम साहबा सिवाय एक काम के और कुछ नहीं। और उनकी ब्यूरोक्रेसी भी बदकिस्मती से, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनकी जो पुलिस है, और वो सारे के सारे इस वक्त जाती गुलामी में, अस्पताल का नाम तब्दील कर दिया, स्कूल का नाम तब्दील कर दिया, बड़ी तस्वीर लगा दी, लेटरिन का नाम तब्दील कर दिया, तस्वीर लगा दी, दवाइयों के पैकेट पे मरियम साहबा की तस्वीर लगा दी। यानी मुझे तो लगता है कि वो करोड़ों की तादाद में ये तस्वीरें रखी हुई हैं और हर डिप्टी कमिश्नर, हर असिस्टेंट कमिश्नर, हर डीपीओ, हर एसपी वो सिर्फ इस खुशनुदी में है कि जनाब मरियम साहबा की तस्वीर सबसे पहले लगी हो। आप एमरजेंसी वार्ड चले जाएं, मरियम साहबा की तस्वीर, अस्पताल चले जाएं, मरियम साहबा की तस्वीर, स्कूल चली जाएं, मरियम साहबा की तस्वीर। और ये इश्तिहारी मुहिम चल रही है और अंदर खाने कुछ नहीं। यहाँ तक के आपने 6 रोटियां भी दी किसी गरीब आदमी को और 5 रोटियां भी दी किसी एक लिफाफे में, उस लिफाफे में भी सबसे पहले मरियम साहबा की तस्वीर का होना जरूरी है। उसके बाद आपने नोटिफिकेशन जारी करवा दिया कि कोई एनजीओ, कोई गैर सरकारी तंजीम, कोई अपनी मदद आपके तहत मदद भी नहीं कर सकते आवाम के, जब तक के डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर इजाजत नहीं देंगे और उनसे इजाजत ना ली जाएगी। और उसके लिए भी आपने हर डीसी ऑफिस में तस्वीरों के पलंदे पहुंचाए हुए हैं कि जो भी आपने खाना तकसीम करना है, दाल रोटी देनी है, उसमें मरियम साहबा की तस्वीर लगाएं और उसके बाद फिर आगे जाएगी। अब लोग जो हैं कितना प्यार करते हैं वो तो 8 फरवरी 2024 को पता चल ही गया था कि इस जाली निज़ाम और जाली हुक्मरानों से लोग कितना प्यार करते हैं। अगर प्यार करते होते और इनसे मोहब्बत होती तो 8 फरवरी 2024 को इन्होंने वोट दे देना था। जिन लोगों ने इनको वोट नहीं दिया और जो लोग जिन लोगों के बारे में इनका बुग़्ज़ है, और वो किस तरीके से ये अफोर्ड करेंगे। अपनी मदद आपके तहत लोग जो हैं वो खाना तकसीम कर रहे हैं, आप कहते हैं मरीम साहबा की तस्वीर लगाएं। ये एक ज़हनी तौर पे, ज़हनी नफ्सियाती एक अमराज चल रहे हैं, हुक्मरानों के दिमागों में खन्नास भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और इसको लाने वाले, इस सारे निज़ाम को मुसल्लत करने वाले हमारे थे जनरल साहब। और जनरल साहब को बहुत समझाया गया था, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको फिर बताऊंगा
کہ اس میں ادارے کو دوش کم دیں اور جنرل صاحب کو دوش زیادہ دیں، کیونکہ ادارے نے ایک اپنی رپورٹ جو ہے، کلیکٹیو رپورٹ جو ہے، ایک اجتماعی جو کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے، اجتماعی شعور ہوتا ہے، اس کے اکارڈنگلی خبردار کیا تھا کہ 8 فروری 2024 کو بتا دیا گیا تھا کہ خدا کے لیے اب آپ اپنا ہم یہ مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اتنے زیادہ پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتے، اور یہ فیصلہ آ چکا ہے، اس فیصلے کو قبول کر لیں۔ لیکن جنرل صاحب نہیں مانے، اور انہوں نے اس نظام کو ہر صورت میں مسلط کرنے کا ایک تہیہ کیا ہوا تھا۔ عمران خان صاحب سے بہت برائیاں ہو سکتی ہیں جی، بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان سے بہت ہو سکتا ہے، لیکن جب پاکستان کا معاملہ ہو، ملک کا معاملہ ہو، قوم کا معاملہ ہو، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف بغض ایک عمران خان میں عمران خان سے انتقام، بغض، حسد، اور اس میں ایک شخص کی انتقام کی، پورے ملک سے آپ انتقام لینا شروع کر دیں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر 8 فروری 2024 کو جب پاکستان کے عوام کھڑے ہو گئے دوسری طرف، آپ کی بات نہیں مانی انہوں نے، تو آپ کو سر تسلیم خم کر لینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے سر تسلیم خم نہیں کیا، اور آپ نے پورے کا پورا الیکشن چوری کر کے ان کے حوالے کر دیا، اور یہ سب کچھ آپ نے کیا۔ اور اب یہ سارا الزام بھی آپ پہ اس لیے آ رہا ہے۔ کیوں آپ پہ اتنا پریشر آ رہا ہے؟ وہ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کو سمجھایا گیا، بجھایا گیا، بتایا گیا، لیکن آپ نہیں مانے، اور اس نے، اور پھر جب ان کو پتہ چل گیا، فارم 47 ہمیں گھر بیٹھے مل گیا، جب ان کو پتہ چل گیا کہ آپ عمران خان کی دشمنی میں ہم آپ سے جو چاہیں کروا سکتے ہیں، جب ان کو یہ پتہ چل گیا، تو پھر انہوں نے کیا ضرورت تھی کہ وہ سیلاب کے منصوبہ بندی کرتے، سیلاب متاثرین کی مدد کریں؟ انہوں نے تو آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا، ٹھیکہ، وہ کہتے ہیں ہم نے تو معاہدہ کیا ہوا، ہم نے تو ایک، وہ کہتے ہیں نا زمین ٹھیکے پہ دے دی گئی، بس وہ کہتے ہیں ہم نے ٹھیکے پہ دے دیا، ہم نے تو سب کچھ کر لیا اور ہمارا ہو گیا معاملہ، اب وہ جانے اور وہ جانے۔ اس کے علاوہ کارکردگی 0+0، اور کوئی ایک بھی ماہر معیشت یہ نہیں کہہ رہا، کوئی ایک بھی ماہر معیشت یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ٹولے نے پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا ہے۔ آپ کی غربت، آپ کی مہنگائی، آپ کی بے روزگاری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، 50%۔ اب حفیظ پاشا صاحب جو ہیں وہ نہ آپ کے ہیں نہ ہمارے ہیں، وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ 50%، وہ کہتے ہیں آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے گر کے 12.5 کروڑ کی آبادی، اور اس سیلاب کے بعد جو حشر ہونا ہے، کیونکہ اب تو بیچارے جو بالکل خاموش بیٹھے تھے وہ بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور جو ہمارے پروفیسر حضرات ہیں وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں، انہوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے، وہ دہائیاں دے رہے ہیں، وہ آپ کو نوک کر رہے ہیں جنرل صاحب، آپ کے یہ جو یہاں پہ آپ کا سینہ کھڑکا رہے ہیں کہ خدا کے لیے اٹھیں اور یہ سارے کے سارے جعلی نظام سے چھٹکارا حاصل کریں، وہ آپ کو دستک دے رہے ہیں۔ پروفیسر خالد مسعود صاحب کو میں پڑھ رہا تھا کہ وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ۔ آپ کو تو بہت عزت دی گئی تھی، آپ ڈی جی ایم آئی رہے، آپ ڈی جی آئی ایس آئی رہے، آپ کور کمانڈر رہے، آپ نے خدمات سے جان، اور آپ نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ۔ تو اب تو پروفیسر حضرات بھی اور لکھ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو یہ نوک کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ٹھیک ہو جائیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جعلی نظام جو ایک تخلیق کیا گیا تھا، وہ اس سیلاب کی اندر غرق ہو گیا ہے، اور بالکل غرق ہو گیا، اور پاکستان کے، پنجاب کے عوام، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ایک مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور ان کا ہر چیز بہہ گئی ہے۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پانی، علی پور میں، جلال پور میں، پاکپتن میں، بہاول نگر میں، چشتیہ میں، یہ جو پانی ہم دیکھ رہے ہیں شجاع آباد میں، یہ پانی میں لوگ نہیں غرق ہوئے، یہ آپ کا جعلی نظام غرق ہوا ہے، اور جتنا یہ بنایا گیا تھا، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا، اور کئی سالوں تک بھگتنا پڑے گا۔